हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने टॉपिक 1.1 वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये हमने पढ़ लिया था भाई। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने कहा था निकाय है ना, तो उस निकाय के कारण किसी बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इसके कारण, किसके कारण बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दो प्रकार से होती है, एक तो अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में। यानी एक होती किसमें बच्चों, अक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति, अक्षीय स्थिति में होती है, और एक निरक्षीय स्थिति में होती है बच्चों, निरक्षीय स्थिति। ये अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति होती क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए -q और +q, दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर रखे हुए हैं। तो यहां पर अगर ये क्या है आपका, इस वैद्युत द्विध्रुव का क्या है, अक्षी तो है। अब इस अक्ष को हम चाहे तो यहाँ कहीं भी क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं भाई, इसको भी इधर बढ़ा सकते हैं। तो अक्ष पर कहीं कोई बिंदु हम ले लें, मान लीजिए यहां बिंदु ले लेते हैं क्या, P, और इस पर हम निकाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E, तो इसे हम क्या कहेंगे, अक्षीय स्थिति में है। कोई बिंदु अक्षीय स्थिति में है, इसके अक्षीय स्थिति में है ना, और यहां पर हम क्या निकालने जा रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये अच्छी स्थिति समझ में आ गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ही तो है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अक्षीय स्थिति में, तो अक्षीय स्थिति में हो जाएगा। निरक्षीय स्थिति क्या होती है, मान लीजिए यहां -q कूलाम का आवेश है, यहां +q कूलाम का आवेश है। अब कोई बिंदु अक्ष में ना हो, मान लीजिए यहां पर है, कहीं पर भी हो सकता है, तो यहां पर है, इसको हमने कहा बिंदु P। अब इस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालेंगे, कैपिटल E। तो इसे हम कहेंगे, जो ये अक्ष में तो है नहीं, क्योंकि अक्ष तो इधर जा रहा है भाई, इधर जा रहा है, तो ये अक्ष में तो है नहीं, तो हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति। तो यहां पर जब हम निकालेंगे तो हम उसे को क्या कह देंगे, निरक्षीय स्थिति। तो अब आपको समझ में आ गया होगा अक्षीय स्थिति क्या है और निरक्षीय स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षीय स्थिति की, यानी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए इसको हम मिटा देते हैं अभी भाई, क्योंकि दो प्रकार का डेरिवेशन मुझे इसमें पढ़ना है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। और क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अक्षीय स्थिति में। इधर हमने बना लिया भाई एक चित्र, -q और ये +q, यहां से यहां तक हमने ले लिया भाई कोई, यानी यहां से यहां तक दूरी, और ये मध्य बिंदु, यहां से यहां तक दूरी अगर 2l है, तो मध्य बिंदु से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, l हो जाएगी, और यहां तक दूरी भी क्या हो जाएगी, l ही होगी, ठीक है। अब देखिए ये 2l है ना, यानी यल ये और यल ये, इसको हम मिटा देते हैं। अब अक्षीय स्थिति में निकालना है मुझे, माना कोई बिंदु इसके अक्षीय स्थिति में क्या है, बिंदु P है, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या करेंगे, निकालेंगे। अब यहां दो प्रकार की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता काम करेगी, एक तो इस आवेश के कारण और एक इस आवेश के कारण। तो माना +q आवेश के कारण क्या है, E1 है। अब देखिए प्लस है, धनावेश है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर कार्य करेगी, ऋणावेश होगी तो इधर कार्य करेगी। तो E1 और E2 किधर हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा, E2। और ये बिंदु P है, यहां मुझे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो
तो यहां से यहां तक की दूरी हम मान लेते हैं मध्य बिंदु से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, r। ये दूरी क्या है बच्चों, r। अगर ये दूरी r है मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु हमने मान लिया इसे वो, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, r माइनस एल, और यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, l। इसमें क्या हो रहा है, जुड़ रहा है ना, तो r प्लस एल। तो अब हम बात करते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश आवेश ही लिख गया, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीव्रता क्या है भाई, E1। E1 क्या हो जाएगी बच्चों, यहां से देखो यहीं तक तो E1 निकालना है, तो प्लस क्यू यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, अरे भाई पूरी दूरी r है और यहां तक दूरी l है, l माइनस कर देते हैं, तो दूरी क्या हो जाएगी, r माइनस एल। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो तीव्रता के लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, तीव्रता के लिए फार्मूला होता है E इक्वल टू क्या होता है, F बाई क्यू, F बाई क्यू। और यहीं से हमने पिछली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें निकाला था क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r स्क्वायर, जहां r दूरी है, क्यू आवेश है। अब इस धनावेश प्लस क्यू के कारण हम निकाल रहे हैं, दूरी आपकी क्या हो जाएगी, यहां दूरी हो जाएगी आपकी r माइनस एल। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, क्योंकि मात्राएं दोनों की क्या है, सेम है, तो क्यू हम ले लेते हैं, क्यू अपान, और दूरी क्या है, r माइनस एल। यहां से यहां तक की दूरी r माइनस एल, इसको माइनस कर देंगे, तो देखिए r माइनस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब इधर देखिए, इधर हम बात करते, देखिए सबसे पहले यहां हमने समीकरण 1 डिफाइन किया E1, अब E2 हम निकाल लेते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो क्या है, E2। अब देखिए यहां से निकाल रहे हैं भाई, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, क्योंकि यहां से यहां तक भाई पहुंचे तो कहा r दूरी चले, अब यहां से ये दूरी लेंगे, जोड़ देंगे इसी में, तो r प्लस एल, तो E2 यही फार्मूला लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, मात्राएं दोनों आवेश के बराबर हैं, भले हो विपरीत आवेश हो, तो क्यू अपान r प्लस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये समीकरण 1 था, ये समीकरण हो गया 2, समीकरण 2। यहां देखिए परावैद्युतांक के भी लिख सकते हैं, जिसका मान वायु निर्वात के लिए 1 आएगा, तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं, यहां भी वही प्रोसेस हो जाएगी। तो समीकरण 1 और 2 आ गया, आपको पता चल गया समीकरण 1 और 2 आ गया यहां से। तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर लेते हैं भाई, जैसे देखिए ये क्यू आवेश इसके बहुत नजदीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता काफी ज्यादा होगी, और वो क्या है, E1 है, और ये बहुत दूर होगा तो बहुत कम होगी, तो ये क्या है, E2 है। तो बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता क्या हो जाएगी बच्चों, E इक्वल टू हो जाएगी E1 माइनस E2। तो यहां से हमको क्या कर देना है, E1 और E2 का क्या कर देना भाई, मान रख देना है, और E1 E2 का मान रखेंगे तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो उसका व्यंजक निकल कर आ जाएगा। चलिए मान हम रख कर देखते हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा भाई। अब यहां हम मान रख रहे हैं, E इक्वल टू क्या होता है, E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
1/4πε0 Q/r-L का होल स्क्वायर। और यहाँ से देखिए बच्चों, ये तो हमने E1 का मान रखा, E2 का मान यहाँ से है -1/4πε0 Q/r+L का होल स्क्वायर। तो ये देखिए, इसको मुझे क्या करना है, माइनस करना है ना, यहाँ मेन समीकरण आपका ये आया। तो यहीं से हम E की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और E है आपकी क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से देखिएगा, तो इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि यहां तक वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सीधा सीधा इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा व्यंजक क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। चलिए, तो इसको हम क्या कर लेते हैं भाई, इधर सॉल्व करते हैं, इधर हम केवल मिटा रहे हैं या रफ कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, यहां से देखिए E इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें भी 1/4πε0, इसमें भी 1/4πε0, दोनों में क्या है, ये कॉमन है। और Q भी क्या है बच्चों, कॉमन ही तो है। तो यहां हम ले लेते हैं कॉमन, Q/4πε0, ये हो जाएगा कॉमन। तो यहां से बचेगा 1/r-L का होल स्क्वायर, 1/r-L का होल स्क्वायर, और -1/r+L का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो E इक्वल टू Q/4πε0, यहां हम एलसीएम ले लेंगे, तो r-L का होल स्क्वायर और इंटू r+L का होल स्क्वायर। अब इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, r+L का होल स्क्वायर, तो r+L का होल स्क्वायर, और माइनस क्या बचेगा बच्चों। अब देखो, इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, तो r-L बचेगा, तो r-L का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां से हम फार्मूला a+b का होल स्क्वायर और ये -b का होल स्क्वायर, और इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ a+b इंटू a -b। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, अभी समझ में आएगा। Q/4πε0 a+b का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए माइनस लगा है ब्रैकेट के अंदर, ही भी लिखे रहने दीजिए, ये स्क्वायर ये -b का हो गया, तो प्लस b स्क्वायर -2ab तो 2r_L। यहाँ ब्रैकेट बंद कर देते हैं बच्चों, और ये देखो बटे r-L और r+L, और इस पूरे का हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो पूरे का हमने लिख दिया होल स्क्वायर। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी को हम इधर लिख देते हैं भाई, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा सा क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है ना, तो हम क्या कर देते हैं, इसको इधर सॉल्व करके लिख देते हैं। देखिए यहां से इसको ब्रैकेट को पहले हम खोल देते हैं, यहाँ फार्मूला लगा देते हैं, तो E इक्वल टू हो जाएगा, E इक्वल टू Q/4πε0 r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2LR माइनस, अब ये सब ब्रैकेट के अंदर जो भी चिन्ह बदल जाएंगे भाई, माइनस क्योंकि लगा है ब्रैकेट के बाहर, तो -r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2LR। ये इतना ये हो सकता है ना दिखाई दे वीडियो में, तो इसको देख लीजिएगा, दिखाई दे रहा होगा। बटे क्या हो जाएगा आपका, ये फार्मूला हम लगा देंगे, तो r-L और r+L, a + b a - b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और इसका क्या बच्चों, होल स्क्वायर। यहां से देखिए E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/4πε0, यहाँ r से r कैंसिल, r स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, कितना हो जाएगा 4LR। और नीचे देखो बच्चों, हम दूरी क्या ले रहे हैं, बहुत अल्प दूरी ले रहे हैं ना, क्योंकि यही तो आपका द्विध्रुवागुण था, -q और ये +q, और ये दूरी बहुत छोटी रहती है, ये दूरी क्या रहती है, बहुत छोटी रहती है। r की अपेक्षा जो हमने r माना था, वो r बहुत बड़ा रहता है।
तो इसीलिए अब भाई मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपए हैं, 1 रुपया दूसरे के पास है, तो उसकी तुलना की जा सकती है। 1,00,000 में से 1 रुपया चला भी गया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं उतना। तो इसीलिए यहाँ L की वैल्यू को हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे R और स्क्वायर और इसका क्या होल स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे चूंकि, यहाँ लिखते हैं चूंकि R क्या है बच्चों, R स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L स्क्वायर। R स्क्वायर क्या है, L स्क्वायर से बहुत बड़ा है। तो E इक्वल टू हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4LR अपान R की पावर 4। अब देखो यहाँ R है, R की पावर 4 काटेंगे तो क्या 3 बचेगा ना यहाँ भाई, एक घात इसमें क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब इसी को हम इधर लिख देते हैं भाई, थोड़ा लंबा हो रहा है ये, आप देख लीजिएगा इसको वीडियो को बैक करके, अगर समझ में ना आए तो समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ देखिए अब क्या बचा, E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 4L और बटे R क्यूब। इसी को बच्चों हम लिख सकते हैं E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिखते हैं ना 4 को, तो 2 गुणे 2 और Q इंटू L QL और बटे R क्यूब। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ 2QL क्या हमने लिखवाया था, 2QL ये P के बराबर था ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हमने फार्मूला सिद्ध करवाया था। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। चलिए तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 और इसकी जगह क्या लिख देंगे P और अपान R क्यूब। यहाँ लिख देंगे चूंकि P इक्वल टू 2QL। तो देखिए यही फार्मूला आपको सिद्ध करना था। ये क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ही तो है, तो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया जिसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित है, इसीलिए इसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। तो ये किसके लिए भाई, अक्षीय स्थिति में था। कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। अब इसके बाद हम निरक्षीय स्थिति वाला फार्मूला भी सॉल्व करते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। चलिए देखते रहिए आप लोग। ये हमने क्या किया, इसको मिटा दिया। अब हम किससे सिद्ध करेंगे भाई, निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति में हो गया। अब हम पढ़ेंगे किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण ही पढ़ेंगे, लेकिन अब कौन सी स्थिति रहेगी, निरक्षीय स्थिति। चलिए देखते हैं भाई कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। देखिए जैसे हमने कहा कि कोई द्विध्रुव आघूर्ण है आपका, जैसे मान लीजिए ये यहाँ आपका है 2 आवेश रखा हुआ है, -Q और यहाँ +Q। मध्य की दूरी ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L। अल्प दूरी 2L होगी, वही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाएगा। अब कोई बिंदु ले लेते हैं यहाँ, इसे कह देते हैं P, जहाँ मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर कार्यरत होगी, क्योंकि ये प्लस आवेश है, तो इधर की ओर क्या होगी, वो कार्यरत होगी। और एक देखिए माइनस आवेश के कारण, तो इसी की ओर कार्यरत हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी लाइन में रहेगा भाई, यहाँ से देखिए थोड़ा, हाँ अब सही। तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें प्लस आवेश के कारण E1 और माइनस आवेश के कारण E2। अब देखिए ये इधर की ओर खींचेगा, ये इधर की ओर खींचेगा, तो बिंदु P का परिणामी किधर की ओर जाएगा, इधर की ओर जाएगा ना। जैसे कोई इधर की ओर खींचे
इधर की ओर खींचे तो कहाँ जाएगा, बीच से जाएगा। तो यहाँ बिंदु P है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो E इस दिशा में हो जाएगी। मान लीजिए यहां से कोण क्या है भाई, थीटा है, यहां से भी क्या है, थीटा है। तो यहां से हम एक लंब ड्रा कर देते हैं इस प्रकार से। अब देखिए इसकी दूरी को हम यहां से यहां तक की दूरी को हमने मान लिया क्या, r, क्या मान लिया, r। अब देखिए यहां ये समकोण त्रिभुज बन रहा है 90 डिग्री का, ये L है आधार, ये लंब, ये कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इन दोनों का क्या, अंडर रूट में स्क्वायर का योग। ये आप त्रिभुज के नियम से जानते हैं भाई, समकोण त्रिभुज का जो नियम होता है क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो वही हमने लिखा है। यहां भी L है, यहां भी क्या है, R है, तो ये भी क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यानी ये दूरी क्या हो जाएगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको मान लीजिए बिंदु A, इसको मान लीजिए B, और इसको मान लीजिए वो मान लीजिए, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे भाई ये निरक्षीय स्थिति है, यानी अक्ष में नहीं है कोई बिंदु, उसके अक्ष में नहीं है। बिंदु P कहाँ है, उसके अक्ष में नहीं, तो हम कहेंगे निरक्ष में है, तो निरक्षीय स्थिति हो गई। यहां भी कोण क्या हो गया भाई, थीटा, क्योंकि ये वही एंगल है भाई, ये दोनों समांतर, तो ये कोण क्या, संगत कोण है, तो थीटा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए हम निकालना चाहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता E इक्वल टू हो जाएगी, E इक्वल टू क्या हो जाएगी बच्चों। अच्छा एक चीज और यहां से देखिए, ये क्या लिखा है, थीटा है ना यहां से, तो E इक्वल टू क्या, E1 प्लस E2 या E1 कास थीटा, E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा। अब देखिए ये E1 कास थीटा और E2 कास थीटा आया कैसे, इसको समझ लेते हैं। जैसे अगर हम यहां से लगाएं तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब कास थीटा बराबर हो जाएगा, आधार आपका L हो जाएगा भाई, ये क्या है, आधार आपका L हो जाएगा, या आधार ये आपका क्या है, आधार ही तो निकाल रहे हैं भाई, इधर देखो आधार आपका, या OB ले लीजिए, OB, और कर्ण आपका हो जाएगा PB, यानी PB को ही क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं, ठीक है, या PB ही लिख दीजिए, PB। अब यहां से अगर हम देखें तो वो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो B इक्वल टू हो जाएगा, OB इक्वल टू हो जाएगा PB कास थीटा, PB कास थीटा, और वो B ये आपका क्या है, वो B, और ये आपका इधर ही तो कार्यरत है भाई, तो OB की जगह क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा यहां E1, PB की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, PB, ये यही रेखा तो है E1 वाली, तो E1 कास थीटा। तो E इक्वल टू यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 कास थीटा, ऐसे इसके लिए भी क्या हो जाएगी, E2 कास थीटा। तो वही हमने लिखा है E इक्वल टू E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा। अब देखिए E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, और कास थीटा क्या है भाई, कॉमन है, इसमें हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए E1 की वैल्यू कैसे रखेंगे, E1 बराबर क्या होता है बच्चों, ये देखो E1 हमने पढ़ा था, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, वही लिखना है मुझे। तो E1 की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों आवेश की मात्राएं क्या है, बराबर है ना, तो Q अपान, अब देखिए R यहां से क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी वही R कहलाएगी, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये अंडर रूट में है, और इसी का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। इसी प्रकार E2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर, ये अंडर रूट में है और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और बाहर आपका काश थीटा ऐसे लिखा रहेगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये दोनों चीजें एक ही लिखी हुई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसी को हम कर सकते हैं 2 से गुणा कर सकते हैं, यानी 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान, और ये अंडर रूट दोनों में हट जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही हो जाएगा बच्चों। अब यहां से देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट दोनों क्या हो गए, मिलकर कैंसिल हो गए ना। अब इसको हमने इस प्रकार से क्या किया, लिख दिया, और ये रहा कास थीटा। अब यहां से देखें हम तो 2 से यहां 2Q कर दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में ही रहेगा, और यहां हमने लिख दिया कास थीटा। अब यहां से देखिए बच्चों, कास थीटा आपका आ गया, कास थीटा को हमें बदल देना है। तो कास थीटा वैसे जैसे पहले हमने सिद्ध किया था, तो कास थीटा बराबर हो जाएगा क्या, आधार बटे कर्ण, यानी आधार आपका L, या लिख देते हैं आधार बटे कर्ण, या कास थीटा बराबर हो जाएगा, आधार क्या बच्चों, आधार है आपका L और अपान कर्ण आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये किस में रहेगा बच्चों, रूट में रहेगा। तो कास थीटा की वैल्यू हम इस समीकरण में रख सकते हैं। तो हम इसको क्या कर रहे हैं भाई, यहां इसको मिटा दे रहे हैं, या यही देख लीजिए, यहां लिख देते हैं हम कास थीटा बराबर एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उपर्युक्त समीकरण में रखने पर, उपर्युक्त समीकरण में रखने पर। अब भाई कास थीटा का मान हम क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो कास थीटा का मान कितना रखेंगे, एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इधर देख लीजिए, अब ये जो आपका ई हो जाएगा, ये ई ही तो निकाल रहे हैं, ई ही निकाल रहे हैं भाई, तो ई इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और गुणे कास थीटा का मान रखना है एल अपान, देखिए कास थीटा का मान क्या रखना है, एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका क्या अंडर रूट, अंडर रूट। अब देखिए अंडर रूट का मतलब घात 1/2, और यहां घात क्या है 1/2, 1 है यहां, तो 1/2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, जब इसको हम जोड़ेंगे। अब देखिए तो E इक्वल टू हो जाएगा यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये दोनों वही तो हैं, और की घात 3/2, तो कितना है बच्चों, इसकी घात 3/2 आई। अब देखिए इसी को थोड़ा हम यहां मिटा कर लिख देते भाई, इतना तो समझ में आ गया होगा, और आप चाहे तो वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर सकते हैं। तो ये इधर हम मिटा रहे हैं, देखिए इधर यहां से हम क्या कर रहे हैं भाई, मिटा रहे हैं, ये हमने पूरा क्या कर दिया, मिटा दिया है। अब देखिए यहां E इक्वल टू आया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसकी घात क्या 3/2। हमने कहा था कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, बहुत अल्प दूरी में दो विपरीत आवेश स्थित होते हैं, तो ये L की मात्रा क्या है, बहुत कम है, यानी L का मान बहुत कम है R की अपेक्षा। तो R बहुत बड़ा है और L क्या है, बहुत छोटा है, तो L को हम छोड़ देंगे, L स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, तो R की अपेक्षा L स्क्वायर क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहाँ E इक्वल टू हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपान आर स्क्वायर। अब L स्क्वायर हमने हटा दिया यहाँ से, और इसकी घात क्या 3/2, यहाँ लिख देंगे चूंकि R स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन
एल स्क्वायर। आर बहुत बड़ा है भाई एल स्क्वायर से, इसीलिए एल स्क्वायर, जैसे मान लीजिए ये आर 1 लाख है और ये 0.5 है, तो 1 लाख में 0.5 जोड़ने से कोई फर्क उतना पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए एल को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। और ये भी बता दिया कि आर स्क्वायर बहुत बड़ा है किससे, एल स्क्वायर से। अब यहाँ से देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL और आर की पावर 2 गुणे 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आर की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 2QL, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं ना, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ही है। यहाँ चाहे तो लिख दीजिए P इक्वल टू, चूंकि P इक्वल टू 2QL, ऐसे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में। अब यहाँ से देखिए 2QL की जगह P लिख दिया और बटे आर स्क्वायर से ये तो कैंसिल हो गया था, तो आर की घात क्या बचा, 3, तो आर की पावर 3। तो ये आपका समीकरण यहाँ से सिद्ध हो गया। तो ये किसके लिए है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी किसके, निरक्षीय स्थिति के कारण। यहां लिख दीजिए निरक्षीय स्थिति के कारण। तो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण पड़ी, वो भी अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। तो आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। यानी हम यहां तक पढ़ चुके भाई। जैसे देखिए हमने कहा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 2 पदों में विभाजित होती है। एक को अभी आपने पहले सिद्ध किया, अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति यानी यदि कोई बिंदु जब अक्ष पर हो तो अक्षीय स्थिति में कहेंगे, और उसके बाद निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति जब कोई बिंदु अक्ष पर ना हो तो निरक्षीय स्थिति कहेंगे। अब अक्षीय स्थिति के लिए आपने जो व्यंजक देखा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R³, ये आपने देखा। और निरक्षीय स्थिति में आपने क्या देखा कि E इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/। अब देखिए यहां 2P होता है, यहां अभी आपने क्या सिद्ध किया, P सिद्ध किया, 2P नहीं, तो P/R³। तो आप देख सकते हैं कि ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में केवल हमने क्या देखा भाई, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्या, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां से देखिए क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है और किसमें कम होती है। तो यहां से देखेंगे तो 2 से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है भाई, और यहां 2 नहीं है। अब बताइए किसी को हम 2 से गुणा कर दे कोई संख्या है तो बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति का 2 गुना होती है। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।